हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से जनवरी 2020 से लेकर अब तक की यानी कि पिछले 1.5 साल के प्लस आरआरबी एनटीपीसी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस सीरीज में हम कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको टोटल 25 वीडियो मिलेंगे। अगर आप इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के 90 to 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यह है इस सीरीज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विजडन मैगजीन के द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया? तो 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इनको यह पुरस्कार वर्ष 2019 में हुए क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था। अगर यहीं पर बात की जाए महिला कैटेगरी में, तो महिला कैटेगरी में विजडन मैगजीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर एलिस पेरी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर बात की गई है विजडन की, तो हम चलिए जान लेते हैं कि विजडन क्या है। विजडन एक क्रिकेट की मैगजीन है जो कि एनुअली यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होती है। इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है विजडन मैगजीन को। वर्ष 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड तथा वेल्स में, और वर्ष 2019 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम है इंग्लैंड, जबकि उप विजेता रही न्यूजीलैंड देश की टीम। अगर बात की जाए वर्ष 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। इसके 4 साल बाद वर्ष 2027 का जो क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था? तो जो ऑपरेशन शील्ड था, यह शुरू किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। यहाँ पर शील्ड का फुल फॉर्म भी है। एस फॉर है सीलिंग ऑफ एरिया, एच फॉर है होम क्वारंटाइन, आई फॉर है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। तो आपको याद रखना है, कोविड-19 को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, दिल्ली सरकार के द्वारा ही कोविड-19 को रोकने के लिए 5T योजना शुरू की गई थी। जो 5T योजना है, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल 1755 में जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हानेमन, इनका जन्म होता है। इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है कि होम्योपैथी का जनक कहा जाता है डॉक्टर सैमुअल हानेमन को, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। इसके लिए भारत में एक अलग से मंत्रालय भी है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। जो हमारा आयुष मंत्रालय है, 5 परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति हैं, उन 5 परंपरागत चिकित्सा पद्धति को मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। यहीं पर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील किससे संबंधित है? द आर्ट ऑफ हर डील जो पुस्तक है ये मेलानिया ट्रंप से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। मेलानिया ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, इन्हीं की पुस्तक है द आर्ट ऑफ हर डील। द आर्ट ऑफ हर डील जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की पुस्तक है। अब मैं यहाँ पर आपको 5 बुक्स के नाम बताऊंगा। अगर आप इन 5 पुस्तकों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो संभवतः आपके एग्जाम में 5 में से इन्हीं में से एक पुस्तक का नाम पूछा जाएगा। ये 5 पुस्तक कौन कौन सी हैं? पहली है बिकमिंग। बिकमिंग पुस्तक जो कि माइकल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। माइकल ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड जो कि बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि इस पुस्तक में बराक ओबामा ने भारत के जो शीर्ष नेता हैं जैसे राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया है, इसीलिए ये पुस्तक भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो आपको याद रखना है, अ प्रॉमिस्ड लैंड जो पुस्तक है ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड जो पुस्तक है ये अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट जो पुस्तक है ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे बनाया है? तो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी और सीईओ बनी है अनामिका रॉय राष्ट्रवर। अनामिका रॉय राष्ट्रवर, आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवर। इन्हीं को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी तथा सीईओ बनाया गया है। जो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है यह इफ्को की एक सहायक कंपनी है। इफ्को कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी किसान उर्वरक सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो पिछले साल 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था, इसका विषय था साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। साझा संस्कृति, साझा विरासत तथा साझा जिम्मेदारी वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 का थीम था, विषय था। चलिए अब हम जान लेते हैं कि विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहते हैं। तो ऐसे खास स्थान जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर इत्यादि स्थान जिनका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व होता है, ऐसे खास स्थानों तथा शहरों को संरक्षित करने के लिए तथा उनके प्रति लोगों का जागरूकता फैलाने के लिए यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है पूरी दुनिया में वर्तमान में कितनी है। ये क्वेश्चन था कि वर्तमान में पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है 1121। 1121 ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। यहीं पर अगर बात की जाए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा किस देश में है, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा देश है चाइना तथा इटली में, दोनों देशों में 55। अगर बात की जाए भारत की तो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है 38। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है तो इसके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस हैं। आपको याद रखना है भारत में विश्व विरासत स्थल की संख्या है 38।
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इनको डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। वर्तमान में यूनेस्को की हेड है आंड्रे अजोले, जिसका स्थापना होता है 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस जो शहर है ये सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस वही शहर है जहां पर वर्ष 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगर बात की जाए 2021 के समर ओलंपिक खेल, तो 2021 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से दो संस्थानों के नाम याद रखने हैं। ये दो संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है FATF, जो कि अक्सर पाकिस्तान को लेकर न्यूज में रहता है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दूसरा है OECD, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों संस्थानों का मुख्यालय हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जिस प्रकार से पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक इत्यादि को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, इसी प्रकार से एक दूसरा टर्म है रामसर साइट। तो चलिए हम जान लेते हैं कि रामसर साइट किसे कहते हैं, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं। तो इसको बोला जाता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया। यह एक ऐसा स्थान है जो कि हमेशा या फिर बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है, जहां पर विविध प्रकार के पौधे तथा पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है, जैसे मैंग्रोव के एरिया, एस्टुरीज के एरिया, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून, झीलें तथा तालाब। ऐसे स्थानों को ही आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जो आर्द्र भूमि है इनको संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है। तो अगर अब किसी ऐसे आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक इस फोरम में शामिल किया जाता है, उसे ही हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या है 42 और भारत में पहली रामसर साइट जिसे दर्जा दिया गया था जिसका नाम है चिल्का झील, इसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है सोहराई खोवर पेंटिंग, जिसे झारखंड राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये झारखंड राज्य की आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई गई चित्रकला है। अब मैं उन सभी जीआई टैग को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ जो कि वर्ष 2020 में चर्चा में रहे, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलिया रुमाल का जो जीआई टैग है ये किस राज्य को दिया गया है? तो तेलिया रुमाल का जो जीआई टैग है ये तेलंगाना राज्य को दिया गया है। इसी प्रकार से टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा जो कि मिट्टी की मूर्तियां हैं, इसका जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों को जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से एक मिठाई है जिसका नाम है कदलाई मिठाई। कदलाई मिठाई जो कि एक मिठाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य के लिए। काले चावल का जीआई टैग दिया गया है मणिपुर राज्य को। कश्मीरी केसर का जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, इनको यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निक्की एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है थल पिप्पल प्रदीप को। थल पिप्पल प्रदीप जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं।
अगला क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जो कि जापान सरकार के द्वारा किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार दिया गया भारत के मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को। यहीं पर अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण 2021 टोटल 7 लोगों को दिया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है हरियाणा राज्य से हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, जो कि वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली ये दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं। दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जाना जाता है। रानी रामपाल को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जाना जाता है। रानी रामपाल को ही पिछले साल वर्ष 2020 में जो भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और ये पिछले साल टोटल 5 लोगों को दिया गया था। ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा जिनका संबंध क्रिकेट से है, एम थंगावेलु पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट तथा हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। ये हैं 5 खिलाड़ी जिनको वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि भारत से हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा और यही वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की गवर्निंग बॉडी है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्ष 2023 का जो हॉकी पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में, जबकि 2022 का महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा स्पेन तथा नीदरलैंड देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा के राउरकेला शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका पहले नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा भारत की अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं दिया मिर्जा। इन्हीं को यूएनईपी के द्वारा भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, जिनका कार्यकाल वर्ष 2022 तक रहेगा। यूएनईपी जो कि पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है
केन्या देश की राजधानी नाइरोबी में। वर्तमान में यूएनईपी की हेड है एंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, चाप चारकूट महोत्सव का संबंध किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। जो चाप चारकूट महोत्सव है ये मिजो समुदाय का सबसे बड़ा महोत्सव है, यानी कि ये क्वेश्चन इसका जो संबंध है मिजोरम राज्य से है। चाप चारकूट जो महोत्सव है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम राज्य जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजवाल। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। चलिए अब हम सभी महत्वपूर्ण जो त्योहार तथा महोत्सव हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, सारे को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओणम त्योहार जिसका संबंध है केरल राज्य से, पोंगल त्योहार जो कि तमिलनाडु का है, बिहू महोत्सव जो कि असम राज्य का है, संगाई महोत्सव जो कि मणिपुर राज्य का है, खर्ची पूजा महोत्सव जो कि त्रिपुरा राज्य का है, सिंगू दर्शन महोत्सव जो कि लेह लद्दाख में मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में तथा धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ये हैं प्रमुख त्योहार तथा महोत्सव जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? अम्बुबाची मेला जो कि असम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या माता मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।